स्टेट एंड प्रूफ एक्सटेंशन थ्योरम, बीएससी थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा की एक थ्योरम है जो कि हमेशा आती है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अस्तित्व प्रमेय क्या है। अब विस्तार प्रमेय देखिए, स्टेट एंड प्रूफ एक्सटेंशन थ्योरम, विस्तार प्रमेय। इसका कथन ये है, स्टेटमेंट इवरी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइट जनरेटेड या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ इज आइदर a basis of V, is basis of V or can be extended to form a basis of V, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर बाद में लिखते हैं, है ना। सुनो, अब लास्ट तक सुनो इसका लेक्चर पूरा। वी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी। कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब कहलाता है? यदि किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, तो वह कहलाता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो वी एफ क्या है? एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब यस एक ऐसा सेट है जिसके वेक्टर, जब ये वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो मान लेते हैं कि S1 इसका एक बेसिस है जिसमें एलिमेंट हैं n, β1 β2 डैश डैश बीटा n। ये S1 क्या है? वी का बेसिस है। तो जब वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, फिक्स होगी। तो मान लेते हैं कि वी एफ का बेसिस क्या है? S1 है, जिसमें एलिमेंट की संख्या n है, β1 β2 बीटा n। तो यहाँ पे क्या होगा जब इसका बेसिस है? क्यों बेसिस है? क्योंकि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है। कल हम प्रूव कर चुके हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या प्रूव किए हैं कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई बेसिस होता है, ठीक है। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यदि वी एफ है तो इसका कोई ना कोई बेसिस होगा। मान लेते हैं वह बेसिस क्या है? S1 है, जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट होगी, गिना जा सकता होगा। इन फाइनाइट एलिमेंट का बेसिस नहीं होगा यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो, ठीक है। तो यहाँ β1 β2 बीटा n क्या है? एक वी का बेसिस है। तो जब बेसिस है तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे और वी का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा कि नहीं, और इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम तो ये कहती है कि कोई एक सेट लें, मान लेते हैं वह सेट S2 है जिसके एलिमेंट हैं α1 α2 डैश डैश αm। तो यह वी एफ का बेसिस होगा यदि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। यदि हम कोई ये सेट लें S2 और इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, इसके वेक्टर क्या हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और ये S2 वी का सबसेट भी है, ठीक है। तो वी का हर एक सबसेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वे या तो वी का बेसिस होगा या उसमें कुछ और एलिमेंट मिला करके वी का बेसिस बनाया जा सकता है। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है। इसका क्या कहता है कि यदि कोई वी एफ का कोई एक सबसेट लें और उस सबसेट में जो वेक्टर हैं
वे लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। क्या हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो निश्चित रूप से वह सब सेट इस VF का बेसिस होगा, या कि इसमें और कुछ एलिमेंट मिला करके या इसको एक्सपेंड करके या इसको विस्तार करके VF का बेसिस बनाया जा सकता है। या तो बेसिस यही होगा, ये कि कुछ एलिमेंट और मिला लेंगे तब बेसिस बन जाएगा। तो यही विस्तार है, और एलिमेंट को एक्सपेंड करके या इसको एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। कथन क्या है कि यदि VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो VF का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा ले जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो वह V का बेसिस होगा, या कि उसको विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो S2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हम एक सबसेट मान लेते हैं किसका? V का। अब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, ये भी मान लेते हैं हम, इसके वेक्टर क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि S2 V का बेसिस है, या कि इसको विस्तार करके S2 का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक थ्योरम आप ये जानते हो कि कोई सेट ऐसा हो जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला देंगे तो लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। थ्योरम क्या है? यदि कोई सेट ऐसा है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला दिए तो लीनियर डिपेंडेंट क्या बन जाता है? लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m ये एलिमेंट S2 के ऐसे एलिमेंट हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, हम इसको मान कर चल रहे हैं। ठीक है, यही ना लेकर चलना है कि यहाँ पे VF का कोई एक ऐसा सेट है, सबसेट है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, वह V का बेसिस होता है, या का भी उसको एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो हम ऐसा सबसेट माने हैं S2, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट मानकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यदि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलाएंगे यदि, तो वह क्या बन जाएगा? लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। और जब ये लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा तो इसको मिला करके एक सेट हम बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं, उस सेट का नाम रख लेते हैं यस। उस सेट का नाम क्या रख लेते हैं? यस। और उसके एलिमेंट क्या हैं? उस सेट के एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n। ये वाले एलिमेंट हम मिला लिए। ठीक है, तो ये एलिमेंट जब मिला लिए तो यहाँ पे देखो, जब S1 V का बेसिस है, S1 V का बेसिस है और S2 V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो जब S1 V का बेसिस है तो V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तभी VF के ही एलिमेंट S2 में है, क्योंकि S2 सबसेट है। और जब S2 सबसेट है तो S2 का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। बात समझ में नहीं आई? हम ये बोले कि S1 VF का बेसिस है, तो जब S1 V का बेसिस है तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे और V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। लेकिन हम क्या लिए? S2 लिए हैं, VF का एक सबसेट है, तो सबसेट में तो उसी के एलिमेंट आएंगे जो सेट के हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के एलिमेंट ही MP में आएंगे कि नहीं। अब ये तो पहले से जानते हो कि इंडिया के सभी एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम क्या लिए हैं? इंडिया का एक सबसेट ले लिए, पंजाब मान लो। ठीक है, तो पंजाब के सभी एलिमेंट क्या होंगे? S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकेंगे, क्योंकि पंजाब के एलिमेंट इंडिया के एलिमेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया का बेसिस क्या है? इंडिया का बेसिस S1 है, तो जब इंडिया का बेसिस S1 है तो इंडिया का ईच मेंबर S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। अब हम क्या लिए? इंडिया का एक सबसेट ले लिए, तो इंडिया का सबसेट मान लो पंजाब ले लिए, तो पंजाब जब ले लिए तो पंजाब का हर एक मेंबर भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, क्योंकि पंजाब के मेंबर इंडिया के मेंबर ही कहलाएंगे। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि S2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जब S1 के वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो यहाँ पे यस है, यस में हम एक्स्ट्रा एलिमेंट जब मिला दिए तो यस है, यहाँ पे या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m लीनियर इंडिपेंडेंट तो लिए थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जब मिला दिए तो ये क्या बन गया? लीनियर डिपेंडेंट बन गया। क्या बन गया? लीनियर डिपेंडेंट बन गया। ठीक है, और जब ये लीनियर डिपेंडेंट बन गया तो निश्चित रूप से लीनियर डिपेंडेंट तभी बनता है कोई सेट
जब उसमें ऐसा कोई वेक्टर हो जो प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है, तभी तो लीनियर डिपेंडेंट बनता है, कल देख चुके हैं, ठीक है। तो जब ये लीनियर डिपेंडेंट है तो इसमें कोई ना कोई बीटा ऐसा होगा वह अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। मान लेते हो बीटा बीटा के है, क्या है, बीटा के है, इसमें कोई ना कोई बीटा लीनियर ऐसा होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनको तो पहले से मानकर चले हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस है, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है ये, अर्थात इसके सभी एलिमेंट क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, ये मानकर चले हैं। तो इसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा n में से कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तभी यस लीनियर डिपेंडेंट होगा। तभी क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट तभी होता है जब उसमें कोई बीटा ऐसा हो जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो मान लेते हैं कि वह बीटा के है, तो बीटा के को निकाल दो, बीटा के को यस से निकाल दो। तो यस से जब बीटा के को निकाल दोगे तो यहाँ पे जो सेट बचेगा उसका नाम हम रख देते हैं S3, उसका नाम क्या रख लेते हैं, S3। तो S3 जब रख देंगे तो S3 के जो मेंबर होंगे, S3 के जो मेंबर होंगे इस टाइप के होंगे बीटा के को निकालने के बाद। तो अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m, ये बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा के माइनस 1 है ना, और फिर बीटा के को निकाल दिए तो बीटा के प्लस 1, ठीक है, और डैश डैश बीटा n, ठीक है। तो ये S3 सेट बन जाएगा, ठीक है। इससे V के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे, इससे सभी एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे। यदि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो S2 ही V का क्या हो जाएगा, बेसिस, S3 ही V का बेसिस हो जाएगा। कब, यदि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसमें कोई और बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो उस बीटा को फिर से निकाल देंगे तो एक सेट क्या मिल जाएगा, S4, एक सेट क्या मिल जाएगा, S4। S4 तो V के सारे एलिमेंट जनरेट होंगे S4 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यदि S4 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो S4 ही बेसिस बन जाएगा। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, और जब लीनियर डिपेंडेंट होगा तो उसमें ऐसा कोई वेक्टर, ऐसा बीटा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। और उस वाले बीटा को भी निकाल देने के बाद एक सेट क्या बनेगा, S5, क्या बनेगा, S5। और S5 से V के सारे एलिमेंट जनरेट होंगे, S5 से V के सारे एलिमेंट जनरेट होंगे। और यदि S5 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो S5 ही V का बेसिस बन जाएगा। और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियर डिपेंडेंट होगा, और जब लीनियर डिपेंडेंट होगा तो कोई और बीटा होगा, कोई और बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो उस बीटा को भी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, S6 मिलेगा। और S6 V का जनरेटर होगा तो लीनियर स्पान ऑफ S6 इज इक्वल टू V ऑफ है, ठीक है। और यदि S6 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो S6 ही बेसिस होगा। और यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा। यदि लीनियर डिपेंडेंट होगा तो उसमें कोई बीटा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, ठीक है। और उसको निकाल देने के बाद इसी प्रकार यह 7 मिलेगा। इसी प्रोसेस को अपनाते रहेंगे तो अंत तक में आपको क्या, ठीक है। तो हो सकता है कि सब बीटा निकल जाए तो S2 बन जाएगा, तो S2 बेसिस हो जाएगा V का, या कि कुछ बीटा बचे रहेंगे तो इसका विस्तारित रूप कहलाएगा V, कुछ बीटा एलिमेंट जब बचे रहेंगे तो, ठीक है। तो S2 V का बेसिस होगा, या कि S2 को विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट हम जो लिए थे जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वह S2 बेसिस हो जाएगा, अथवा कुछ एलिमेंट और मिला देंगे तब बेसिस बनेगा, कुछ एलिमेंट और मिला देंगे तो बेसिस होगा। तो ये वही कहता है कि VF यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका ईच फाइनाइट सबसेट है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वह VF का बेसिस होगा, या कि उसमें कुछ और एलिमेंट मिलाने से V का बेसिस बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ है। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। तो ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ईच फाइनाइट सबसेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वह V का बेसिस होता है, या कि उसको एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। यही ना है इसका स्टेटमेंट।
एक्सपेंड करके उसको भी का बेसिस बनाया जा सकता है। तो देखो प्रूफ, लेट वी एफ इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ओवर फील्ड F, एंड S1 इज इक्वल टू β1 β2 डैश डैश βn इज ए बेसिस ऑफ V। ठीक है, क्योंकि बेसिस होवे होप करेगा, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई ना कोई बेसिस होता है बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम। यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई बेसिस होगा, तो वो बेसिस का नाम हम क्या रखे हैं? S1। क्या रखे हैं? देन S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड लीनियर स्पान ऑफ S1 इज इक्वल टू V का हर एक मेंबर S1 से जनरेट होगा, V का हर एक मेंबर S1 से जनरेट होगा। ठीक है, तो लेट S2 इज इक्वल टू क्या लेते हैं? α1 α2 डैश डैश अल्फा m इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V ओवर फील्ड F। तो सिंस S1 इज बेसिस ऑफ V, therefore so every vector of S2 जो पंजाब वाला एग्जाम्पल बताए हैं वो लिख रहे हैं। एवरी वेक्टर ऑफ S2 कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर S1 ठीक है, क्या है? S2 सबसेट है किसका? V का। S1 बेसिस है, तो V के हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, तो S2 में V के ही एलिमेंट आए होंगे क्योंकि सबसेट है। तो हर एक एलिमेंट α1 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, α2 भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, αm भी S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। ठीक है, क्योंकि पंजाब सबसेट है इंडिया का। ठीक है, पंजाब सबसेट है इंडिया का। और MP क्या है? बेसिस है। MP क्या है? बेसिस है किसका? इंडिया का। ठीक है, तो निश्चित रूप से पंजाब का हर एक मेंबर MP के मेंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। ठीक है, जो बेसिस होता है तो बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वेक्टर स्पेस का ईच एलिमेंट लिखा जा सकता है। इसलिए एवरी वेक्टर ऑफ S2 का हर एक एलिमेंट कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर S1। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब इसको एक सेट मान लेते हैं S, जिसमें
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m के अलावा एलिमेंट मिला दिए हम बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m एक ऐसा सबसेट लिए थे v का। कैसा सबसेट लिए थे कि ये सभी वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट और मिला दिए ना इसमें। एक थ्योरम आप जानते हो कि किसी एक ऐसा सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर मिला देने से वह सेट क्या हो जाता है, लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। तो जब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो इसमें हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ना मिला दिए। तो ये तो पहले क्या था, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट था, लेकिन क्या बन गया, लीनियर डिपेंडेंट सेट बन गया। जब लीनियर इसके वेक्टर लीनियर तो जब लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बन गया तो इसमें कोई ना कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिए विल बी लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है। और इसके भी के हर एक एलिमेंट एंड लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू भी। इसके वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन भी का हर एक एलिमेंट एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। अब जब लीनियर डिपेंडेंट है तो इसको क्या बनाना है, जब लीनियर डिपेंडेंट है तो इसमें ऐसा कोई वेक्टर अवश्य होगा जो किसी वेक्टर पर आश्रित होगा। ठीक है, अर्थात प्रीवियस वेक्टर पर आश्रित है एक कोई बीटा। ठीक है, तो ये लिखोगे क्या, सो सम बीटा ऑफ यस, यस का कोई बीटा, सम बीटा ऑफ यस, उसका नाम रख लेते हैं, से कहते हैं उसको बीटा के। कोई बीटा ऐसा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, उस बीटा का नाम हम रख लिए क्या, क्या रख लिए, बीटा के। इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर, preceding vectors. This vector will not be some alpha I. अल्फ़ा आई को छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा तो आपको पहले से पता लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिंस बीटा के इज ए लीनियर, इज ए डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट इज ए डिपेंडेंट वेक्टर। तो जब बीटा के डिपेंडेंट वेक्टर है तो इसको निकालो, डिपेंडेंट वेक्टर्स और एवरी एलिमेंट ऑफ V can be expressed as a linear combination of S minus बीटा के, दैट इज S माइनस बीटा के को हम क्या मान लेते हैं, S3। इसके एलिमेंट क्या होंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश, बीटा के को छोड़ दो तो बीटा के पहले क्या रहा होगा, बीटा के माइनस 1, अब बीटा के बाद क्या रहा होगा, बीटा के प्लस 1 और डैश डैश बीटा n, बीटा n will generate V, will generates V, that is V is equal to
वी एफ इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S3। ठीक है। अब यहाँ पे S3 के वेक्टर यदि लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, यदि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो S2 को कंटेन करने वाला, S2 के एलिमेंट इसमें शामिल हैं कि नहीं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m S2 के एलिमेंट हैं। S3 S2 को कंटेन कर रहा है पूरे एलिमेंट को, तो S3 क्या है, S2 को कंटेन करने वाला क्या होगा, बेसिस बन जाएगा V का। S3 S2 को कंटेन करने वाला बेसिस बन जाएगा किसका, VF का। ठीक है। यदि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो यहाँ पे तो V का हर एक एलिमेंट S2 से जनरेट हो ही रहे हैं, यदि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो S3 VF का बेसिस बन जाएगा। जबकि S3 में क्या है, S2 के सभी एलिमेंट कंटेन हैं, तो जब सभी एलिमेंट कंटेन है तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया ना। सुनो, जब S2 के एलिमेंट तो है, S2 कैसा सेट है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो S2 या तो बेसिस होगा या कि कुछ एलिमेंट मिलाने के बाद बेसिस होगा। तो यहाँ पे S2 के एलिमेंट के अलावा ये एलिमेंट है कि नहीं है, तो S2 का ये विस्तारित रूप हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब S3 क्या है, S2 को कंटेन करने वाला सेट है। ठीक है। S2 को कंटेन करने वाला सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा यदि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसमें बीटा कोई और बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उस बीटा के को निकाल देंगे किससे, S3 से। S3 से उस बीटा को निकाल देंगे तो एक S4 सेट मिल जाएगा, उससे जनरेट होंगे V के सारे एलिमेंट, उससे जनरेट होंगे V के सारे एलिमेंट। और यदि उस सेट के एलिमेंट वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो वही बेसिस हो जाएगा। यदि लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, हाँ उसमें कोई बीटा और होगा, कोई बीटा और होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। यह प्रोसेस जारी रखेंगे, है ना। लिख लेते ना, इफ S3 इफ S3 इज लीनियर इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन S3 कंटेन S2, S3 में कंटेन है S2, विल बी बेसिस ऑफ V, विल बी बेसिस ऑफ V। ठीक है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, कोई बीटा और होगा। ठीक है। जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको फिर से निकालेंगे। ठीक है, कि S3 से भी निकाल देंगे उसको, S3 से निकाल देंगे तो जो सेट बचेगा तो उसका नाम S4 रख लेंगे। S4 से सब जनरेट होंगे V के एलिमेंट, और जब S4 से सब जनरेट होंगे, यदि S4 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा, S4 ही बेसिस बन जाएगा V का। यदि लीनियर डिपेंडेंट हैं तो एक कोई बीटा होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा, तो उसको भी निकाल देंगे S4 से भी। तो S4 से निकाल देने से जो सेट बचेगा उसका नाम S5 रख लेंगे, तो S5 से V के सभी एलिमेंट जनरेट होंगे। यदि S5 के सभी लीनियर इंडिपेंडेंट हो गए तो S5 भी क्या होगा, S2 को कंटेन करने वाला V का बेसिस हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखे ना आगे, ये बेसिस हो जाएगा। आगे इफ S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, then again some beta will be linear combination of preceding vector
vector. Repeating the above process, repeating the above process after a finite stage we get a linearly independent subset of V which contain S2 and generate V that is generate V, that is this set will be extended set of S2, extended set of S2 to form a basis, S2 कंटेन क्यों शब्द बोलते हैं कि S2 के एलिमेंट तो है ही और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, अर्थात S2 का विस्तारित रूप है। तो यहाँ पे VF यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो एक ऐसा वेक्टर एक ऐसा सबसेट V का जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं वह V का बेसिस होता है, या कि उसमें कुछ और एलिमेंट मिला करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम ये क्या दिखाते हैं कि S2 को कंटेन करने वाला, यानी S2 वाले एलिमेंट तो है ही, ये उनको हटाना नहीं है, कुछ और एलिमेंट ऐड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि S2 को कंटेन करने वाला। जो S3 की बात किए हैं तो S3 क्या है, ये S2 को कंटेन किया है, इसका मतलब ये S3 में S2 वाले एलिमेंट तो है ही, कुछ और एलिमेंट आ गए, इसका मतलब S2 का विस्तारित रूप है ना S3, ठीक है। तो इसका मतलब S2 को विस्तार करके V का बेसिस बनाया जा सकता है, या कि S2 ही बेसिस होगा। ये कि बीटा सब निकल गए तो क्या आ गया, S2 भी आ गया, बीटा एक भी नहीं बचा तो S2 ही बेसिस होगा, ठीक है। यदि हैं कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट तो इसका मतलब क्या है कि S2 को एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस थ्योरम क्या है, इसके स्टेटमेंट समझ में आया। V यदि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो V का कोई सबसेट ऐसा ले जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो निश्चित रूप से वह V का बेसिस होगा, या कि उसको एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है, ठीक है। अर्थात उसमें कुछ एलिमेंट और मिला करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो पहले हम क्या किए कि S1 को मान लिए, पहले क्या मान लिए, S1 को V का बेसिस मान लिए, ठीक है। तो V का हर एक एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब फिर हम एक सेट माने, कौन सा सेट, S2, जिसके एलिमेंट क्या है, अल्फा1 अल्फा2 डैश डैश अल्फा m, जो कि सबसेट है V का, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। अब हम इसी को सिद्ध करना चाहते हैं कि S2 V का बेसिस है, या कि S2 को एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे S2 को एक्सपेंड करने से बनते हैं S3, S4, S5, S6, ठीक है, जो जिसकी बात हम किए हैं, ठीक है। तो प्रूव हो गए थ्योरम लिखना इतना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे। अभी अगली थ्योरम ये है कि किसी वेक्टर स्पेस के दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। यदि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी यहाँ पे Vn F है, तो इसके दो बेसिस लेते हैं। मान लो एक बेसिस का नाम रख लिए क्या, एक बेसिस का नाम B1 रख लिए, दूसरे बेसिस का नाम B2 रख लिए। तो B1 में जितने एलिमेंट होंगे वही B2 में भी एलिमेंट होंगे। तो किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है। किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के किन्हीं दो बेसिस में एलिमेंट की संख्या समान होती है, इक्वल होती है। ये प्रूव करेंगे अगले दिन। जाओ तो इन दोनों थ्योरम को तैयार करके संडे टेस्ट देने आना।